बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आप दो के साथ मैं हूं फ़ारूक बड़ाइच। आज के शो में हम बात करेंगे जो गज़ा अमन मुआहदा है, इसमें पाकिस्तान की शमूलियत, डोनाल्ड ट्रंप भी मुतरफ़ हैं, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान में इस मुआहदे पे इतना प्रोपेगेंडा क्यों है? भाई इसकी हकीकत क्या है? एक सवालात ये भी यहाँ पर आते हैं कि भाई फ़ौज भेजने का ऐलान किया कई ममालिक ने, क्या पाकिस्तान उनमें शामिल है या नहीं शामिल? आज इस पर भी बात करेंगे। आगे चल के हम बात करेंगे PTI की सियासत पे, एहतजाजी सियासत पे, और जिसमें हम देखेंगे कि जो डील के लिए बातें चल रही हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा कुछ बातें कर रहे हैं, उसमें हकीकत क्या है, इस वक्त बानी PTI की सेहत के क्या हालात हैं, वो भी। और आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल की, पाकिस्तान के कौमी खेल और उनके खिलाड़ी किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ क्या सलूक किया गया। आज के शो में ये सारी बातें होंगी। मैं सबसे पहले गज़ा अमन मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान की जो शमूलियत है इस पर बात करते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ होंगे, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, और दूसरी तरफ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई तजियाकार हैं। चीमा साहब, पहले तो ये बताएं कि ये कितना अहम है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का वफ़द वहाँ पर मौजूद है, और ख़ास तौर पर जो गज़ा के लिए पाकिस्तान की शमूलियत है, इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन ये कितनी अहम था पाकिस्तान का वहाँ जाना, पाकिस्तान का इसमें शामिल होना? जी, बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, और अस्सलाम वालेकुम टू चैनल साहब। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उन्होंने तमाम बोर्ड ऑफ पीस की लीडरशिप जो थी और प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका के सदर के सामने बैठ के ये कहा कि जो फ़लस्तीन का मसला है वो UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेलिवेंट रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक हल होना चाहिए। तो हमने वहाँ पे बैठ के बात की कि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन हमें चाहिए। तो ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। और अगर आप साथ में ये देखें कि सीज़ फायर की भी बात की कि एक तरफ ये जो मैक्रो बड़े लेवल पे जो जेनोसाइड हुआ था वो तो रुक गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो सीज़ फायर की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो होनी है अभी। दूसरी तरफ ये भी बातें चल रही थी जी कि पाकिस्तान फ़ौज और पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए, हमने बड़े क्लियरली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा था, इस पे जो इसाक डार साहब ने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो डीमिलिटराइजेशन ऑफ हमास जो है वो हमारा एजेंडा भी नहीं है, हमारा गोल भी नहीं है, ना हम करने जा रहे हैं। हम हर वो काम करेंगे जो UN की प्लेटफॉर्म के नीचे है, UN सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म के नीचे। तो जो बोर्ड ऑफ पीस है वो भी UNSC के रेजोल्यूशन के तहत बना है। जो अगर हम फौज भेजेंगे तो वो भी UNSC के रेजोल्यूशन के मुताबिक जाएगी। और कुछ अनाउंसमेंट भी होगी, कुछ मुल्क जो हैं उन्होंने कुछ पैसे अनाउंस किए हैं कि वो वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन के लिए करेंगे, और कुछ ममालिक जो हैं वो अपनी अफवाज और चीज़ भेज रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो एक तो हमने साउथ एशिया का भी जिक्र किया, भारत पाकिस्तान और हमारा जो आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट है उसका भी हमने जिक्र किया। हमने फ़लस्तीन की भी जो एक्चुअल पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है 2 स्टेट सोल्यूशन की, उसकी भी हमने बात की। तो मैं समझता हूँ, और फिर सबसे बढ़ के देखें, ये जो प्लेटफॉर्म है कि आप इमेजिन करें फ़ारूक साहब के पिछले कुछ महीनों में कितनी दफ़ा आपकी अमेरिकी लीडरशिप से और ग्लोबल लेवल पे आपकी मुलाकातें हो चुकी हैं। और आप चले जाएं कुछ अर्सा पहले कि पाकिस्तान वाज कम्प्लीटली आइसोलेटेड था, दुनिया में आपको वो पूछता नहीं था। तो आज जो है दुनिया आपको पूछती भी है, आपकी बात भी सुनी जाती है, आपकी जो आपका जो मौक़िफ़ है, जो कोर हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उसके भी ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और हम ये समझते हैं कि फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आना शुरू हो गई है, रिकंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगी, रीडेवलपमेंट भी होगी, और ये लॉन्ग टर्म एक जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन है इसको भी फ़लस्तीन का हल होना चाहिए। जाहिद साहब, आपको भी इसमें मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो गज़ा बोर्ड का इजलास था, ये पहला इजलास था, और पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की स्टेटमेंट बड़ी अहम है कि एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आना चाहिए। ये पाकिस्तान का वही मौक़िफ़ है, यानी कोई तब्दीली नहीं है, ये शुरू से यही मौक़िफ़ रहा है पाकिस्तान का। और ख़ास तौर पे ये भी मुझे बताइएगा, यहाँ पर बहुत से सवालात होते हैं कि जो ममालिक फ़ोर्सेस भेजेंगे, क्या उनमें पाकिस्तान शामिल होगा या नहीं होगा, इस हवाले से बताइएगा। जी, थैंक यू वेरी मच फ़ारूक साहब फॉर हैविंग मी, और डॉक्टर साहब को मेरा बहुत सलाम। ऑलवेज ऑनर एंड प्लेयर बीइंग विद हिम एट द शो। देखिए, 3-4 चीज़ें हैं जी। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर से, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त एक बात की कि आपने आपकी एक रेलेवेंस क्रिएट हुई है, और रेलेवेंस आपकी नेशनल परफॉर्मेंस के बाद क्रिएट हुई है। आपने जो मार्का हक किया उसके बाद ही आप एक मीनिंगफुल ब्रिज के तौर पर सामने नजर आए, और अमेरिका जो है वो आपके साथ जुड़ना चाह रहा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे भी, और प्लस वो आपके साथ इकोनॉमिक टाइज भी अपनी इंप्रूव करना चाह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आ रही है अमेरिका के साथ एकदम शुरू हो जाएगी, बट एटलीस्ट
पहले तो बिल्कुल रियलिटी में अगर आप देखें तो वी वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जी। असल में पाकिस्तान में सबसे बड़ा फर्क जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम क्रिटिक तो कर देते हैं, हम हर चीज में से कीड़े जरूर निकालना चाहते हैं, स्कटलर हैबिट्स हो गई अनफॉर्चुनेटली, रियलिटी में नहीं रहते, आइडियलिज्म में बिलीव करते हैं। दिस वर्ल्ड इज नो मोर आइडियल वर्ल्ड नहीं रहा जी। यहाँ पे कोई ऑर्डर जो है ना वो ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ स्टेट्स नहीं हो रही। दिस इज रियलिटी। माइट इज राइट वाली रियलिटी है। ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, इवन कंटेस्टेशन चल पड़ी है, विद इन यूरोप कंटेस्टेशन है, मिलिटराइजेशन ऑफ रीजन हो रही है। पूरी एनवायरनमेंट को देखना चाहिए और उसमें देखते हैं कि पाकिस्तान अपने कार्ड कैसे खेल रहा है। नंबर वन, वी आर इन दिस बोर्ड बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। उनकी अगर सबसे सही कोई रिप्रेजेंटेशन और नजदीक तरीन फलस्तीनियों के आवाज है उनके मौकफ के, तो वो आई कैन टेल यू इट इज पाकिस्तान। इवन अरब वर्ल्ड की भी अपनी कुछ ना कुछ कंटेस्टेशन चल रही होती है। नंबर टू, पाकिस्तान रेलेवेंट होके सामने है। नंबर थ्री, देखिए हम अपनी सेंसिटिविटीज को भी एड्रेस कर रहे हैं। अगर आप बोर्ड ऑफ पीस पे जाके अगर हमने मिलिट्री की बात करनी है तो ऑलरेडी 5 ममालिक ने जो 5 ब्रिगेड वहां पे स्टेब्लिश होने हैं, 5 सेक्टर्स का जो डिफेंस होना है उसके लिए ऑलरेडी इंडोनेशिया ने, मोरक्को ने, कजाकिस्तान ने, कोसोवो ने और अल्बानिया ने ट्रुप्स दे दिए हैं। इंडोनेशिया का डिप्टी फोर्स कमांडर होगा, फोर्स कमांडर यूनाइटेड स्टेट्स के होंगे। 20,000 ट्रुप्स वो वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, विच इज ऑलमोस्ट 5 ब्रिगेड्स वो स्टेब्लिश करेंगे। जो ट्रेनिंग है पुलिस की और इजिप्ट कर रहा है, तो उस पे भी पाकिस्तान देखते है भी और अपनी सेंसिटिविटीज भी उसकी प्रोटेक्ट हो रही है। तो आई थिंक पाकिस्तान इज प्लेइंग द कार्ड्स वेरी केयरफुली। एंड सेकेंडली, पाकिस्तान के अपने भी इश्यूज है जी, पाकिस्तान के अपने इश्यूज है। और कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने और मार्को रूबियो ने दोनों ने अपनी स्पीचेस में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि इट कैन गो बियॉन्ड गाजा, यानी कि जो और हॉट स्पॉट्स है दुनिया में उनको भी एड्रेस करेगा। ऑफ कोर्स ईरान इज अ हॉट स्पॉट, लेकिन कश्मीर उससे भी बड़ा हॉट स्पॉट यहाँ पर मौजूद है। और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं अपनी स्पीचेस में कि ये न्यूक्लियर कंट्रीज हैं दो, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट एन ऑर्डिनरी कॉन्फ्लिक्ट। और आई थिंक हमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू एड्रेस आवर इश्यूज। बाकी कहना कि यूएन के अंदर रहे, यस पूरी दुनिया इज वरीड, आई मीन उनकी अप्रीहेंशंस हैं इस बोर्ड के बारे में, लेकिन आप देखें ना यूएन क्या कर रही है, उस पर फिर बातचीत हो सकती है कि जो बाकी मैकेनिज्म्स है वो इफेक्टिव तो है नहीं। ठीक है, ओवरऑल आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये अच्छा फैसला है, इसमें शमूलियत जो है बहुत अच्छा फैसला है। ठीक। फरूख और बताए ना चॉइसेस क्या है, मुझे ये बताए। एक होती है ना ऑप्शंस, आप कहीं ना कहीं ऑप्शंस अपने लिए क्रिएट करते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे तो कुछ उस पर मनूवर कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक। जब अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट करेंगे, यू आर नॉट इन द फील्ड, तो आप क्या मनूवर करेंगे? ना डिफेंस कर सकते हैं ना ऑफेंस कर सकते हैं, बाहर बैठ के तालियां बजाई जा सकती है, खेला नहीं जा सकता। ठीक है डॉक्टर चीमा साहब, ये जो गज़ा अमन बोर्ड है इसमें जो शमूलियत की एक फ़ीस भी थी, और ये क्या थी और क्या पाकिस्तान किस तरह से ये अदा करेगा? ये भी तो पाकिस्तान को एक भारी फ़ीस अदा करना होगी। देखिए मैं समझता हूँ कि जैसे भी जन साहब कह रहे थे कि आपको गेम के अंदर होना चाहिए और हम गेम के अंदर हैं। रहेगी बात फ़ी की, देखिए हमने बहुत सारा इक्विपमेंट चीज़ें जो हैं वो अपने गज़ा के लोगों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए बहुत सारा सामान मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पहले भेज चुके हैं। ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि हम को पहली दफ़ा कुछ ऐसा भेजेंगे वहाँ पे। रही बात फ़ी की, वो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देख रही होगी कि कितनी जो है वो हमें कितना पैसा चाहिए, कैसे उस पैसे को देना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अभी जैसे हम बातें की हैं, कुछ ममालिक ने जो है वो प्लेजेस की हैं कि वो कितना पैसा, एक तो $1 बिलियन है, इससे अलावा भी लोग इसकी में दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान ज़रूर उसके ऊपर बात कर रहा होगा कि हमने किस तरह ये देना है, क्योंकि इमीडिएटली तो वो इतना पैसा चाहिए भी नहीं है, क्योंकि कोई आज से तो सारी रिकन्स्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट शुरू नहीं ना हो रही। तो ये पैसा गज़ा पे खर्च होगा, उनकी बहाली पे खर्च होगा। ऑब्वियसली जहाँ जो जैरेड कुशनर ने प्रेजेंटेशन दी थी वहाँ पे डेवोस के अंदर, तो वो जो प्रेजेंटेशन है उसकी अगर आप देखें तो उसमें वो जो डेवलपमेंट होनी है गज़ा की, उस पर सारा पैसा खर्च होगा। तो मैं समझता हूँ कि कोई $1 बिलियन की बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है अगर पाकिस्तान जो है अगर वहाँ पे इन्वेस्ट कर दे और लगा दे या उनको वहाँ पे इस बोर्ड में दे, ताकि ये लॉन्ग टर्म जो मसला बना हुआ है ये हल हो सके। सो पैसों की मुझे लगता है वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। और दूसरा
हमारी जो इकोनॉमी है उसको अब ब्रीदिंग स्पेस मिलना शुरू हो चुकी है, कोई ऐसी बात भी नहीं है। ठीक। तो हम शायद तो मेरा ख्याल ये है जो स्टेप बाय स्टेप ये करेंगे। जो अमरीकी सदर हैं, इन्होंने कोई तादाद जो है वो तैयारों की उस पर बात की है दोबारा से, तो अब मेरे ख्याल कितने बताएं पाकिस्तान ने कितने तैयारे गिराए मेरा वो? ख्याल है उन्होंने 11 गए हैं अभी इस दफा, तो हाँ। विच इज फाइन। आपको पता है कि अमरीकी सदर जो है ना वो बहुत ज्यादा इंडिया को नुकसान पहुंचा चुके हैं। आप इमेजिन करें कि दुनिया में कौन सी ऐसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां पे, और ना भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो, व्हाइट हाउस के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान, और आपको पता है वो पाकिस्तान की इज्जत क्यों करता है, वो क्यों फील्ड मार्शल का बार बार नाम लेता है, वो क्यों प्राइम मिनिस्टर का नाम लेता है कि हमने जहाज भी गिराए, जंग में हमें बर्तरी भी हासिल थी और हम सीज फायर के लिए तैयार थे। तो ये जो एक स्पिरिट देखते हैं कि यार ये लोग और फिर वो सबसे बढ़ के ट्रम्प की एक माइंडसेट है कि वो सोल्यूशन ओरिएंटेड बंदा है। वो कहता है कि इमीडिएटली चीजों को सोल्यूशन दें। इंडिया का ये है कि इंडियंस खुद भी कंफ्यूज हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं। देखें आपने कितनी जल्दी डील कर ली थी, जो ट्रेड डील की थी अमेरिका के साथ, हमने जब उन्होंने हमारे ऊपर लगाए टैरिफ, हमने थोड़े दिनों में के अंदर ही कर ली, उन्होंने साल बाद की है। तो वो बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज हैं, वो लॉन्ग टर्म बहुत देर चीज़ें लगा देते हैं फैसले करने में। पाकिस्तान की उनको इस चीज़ की पसंद है, फील्ड मार्शल की भी एंड प्राइम मिनिस्टर की भी, कि ये बहुत जल्दी फैसले करते हैं और मजबूत लीडर हैं, कॉन्फिडेंट हैं और ये समझते हैं कि उनके मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। मैं आपको बताऊं, कल जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की है, अगर आप उस स्पीच को देखें तो आप, कौन बंदा ये कह सकता है कि आप ट्रम्प के सामने बैठ के वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की फ़लस्तीन के ऊपर एक पोजीशन पिछले 70-75 साल से है। तो मैं समझता हूँ ये हमारी लीडरशिप की जो है वो बात कलमा हक भी कह रहे हैं और वहाँ पे बोर्ड ऑफ पीस में भी हैं, फ्यूचर भी देख रहे हैं और जो आइंदा जो भी प्लानिंग होगी उसमें हमारा किरदार भी होगा और हमारी इनपुट भी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और आप मज़े की बात देखें फारूक साहब, एक लास्ट पॉइंट, इंडिया जो है वो कंफ्यूज है, यानी कि वो बोर्ड ऑफ पीस का इनविटेशन को रिजेक्ट भी नहीं कर रहा और उसने अपना चार्ज डी अफेयर, जो अमेरिका के अंदर उनका एम्बेसडर मौजूद नहीं था, जो चार्ज डी अफेयर है उसको अटेंड करने के लिए भेजा भी हुआ था। तो ये उनकी कंफ्यूजन का अंदाजा लगा लें कि वो फैसला ही नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, पाकिस्तान ने हर वक्त फ़ैसला किया और इस बोर्ड में शामिल हो गए, पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर कमर चीमा साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जनाब जाहिद महमूद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे PTI की इत्तेजाजी सियासत की और बानी PTI की सेहत के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, खदशात थे, वो कितने दूर हुए, कितने नहीं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। इमरान खान साहब की जो सेहत के हवाले से मामलात आगे बढ़े, उस पर एहतजाज भी हुआ, धरने भी हुए, फिर वो अब कहाँ पर पहुँची है बात। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट भी बड़ी अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये डील के लिए सारे मामलात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट मौजूद है कि डील वो करना नहीं चाहते। ये जो मामला है, ये जो पेचीदगी है, इसको कैसे दूर किया जाए। सेनेटर नासिर भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ होंगे। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। भट्ट साहब, ये आप लोगों की बातों में तजाद क्यों है? यानी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो डील नहीं कर रहे, वो डील नहीं करना चाहते। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं ये अपनी दुकानें इन्होंने चलानी हैं, दुकानें खोल रखी हैं, इसलिए ये सारी इस तरह की बातें उड़ाते हैं। आपके पास खबर क्या है? ये तजाद क्यों है हमारे यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना भाई साहब, ये डील तो सुबह से जब से कहते हैं ना जेल में गया तो डील की बात कर रहा है। वो क्यों कहता है मैं उनसे बात करनी है? उनसे क्या, उसने कोई अपने पुराने कोई क्या कहते हैं कोई जायदादें ठीक करनी है? उनसे बात इसलिए करनी है कि उसको एक ये चीज का एक तजर्बा है कि 2018 में वो जिस तरह आया, जिस तरह उसने एक रजीम के साथ आके उस पे मुसल्लत हुआ, मुल्क पे, मुल्क की क्या हालत कर दी, पाकिस्तान 2 साल में डिफॉल्ट पे चला गया, तो उसको वो फैज हमीद बाजा वो याद आते हैं, तो वो कहता है मैं उनसे बात करूंगा, वो मेरे साथ डील कर लेंगे। ये भी, लेकिन जिसको बार बार कहा जा रहा है कि भाई आपने ना जो कुछ किया है ये कोई सियासी आप कैदी नहीं है, आपने 9 मई किया हुआ है, आपने 26 नवंबर के जो सारे प्लानिंग थे, जो 9 मई को आपने किया, लोगों को आपने अपने फोर्सेस पे हमले कराए और आज तक मैं कहता हूँ इसने उससे माफी नहीं मांगी। और जिन लोगों को सजाएं हुई वो मौजूद थे, वो झंडे उठा के और अपनी फोर्सेस के खिलाफ जो कुछ कर रहे थे, जो कोर कमांडर के घर चले गए, आग लगाई, ये वो चीजें हैं
मैं कहता हूं कि अगर बट साहब किसको आज कहता है 2 वो, साल गुजर किसको गए वो हैं, कहता है कि मेरी डील करनी है, मैंने बात करनी है, ये किस तरह आप तक पहुंचती हैं बातें? देखे ना, उनसे आप जो है ना, वो क्या कहता है, ये सब लोग क्या कहते हैं, आपकी तो पावर नहीं है, हमने उनसे बात करनी है, उनसे डील करके तो बाहर आना है। तो ऐसा तो नहीं होगा। तो जो राना सनाउल्लाह ने साहब ने कहा है, ये इसको दूसरे उसमें ले गए हैं कि जी वो डील नहीं मान रहा, वो तो मान रहा है। वो तो सुबह शाम कहता है कि आप सुनते नहीं है, वो कहता है कि अब जो आंख खराब हुई है, आंख खराब, चलो अल्लाह उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उसका इलाज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे एक 3 घंटे उनका वकील वहां बैठा रहा है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हुआ कि जो आई स्पेशलिस्ट है जो आई स्पेशलिस्ट, वो जाए, वो जाके वहाँ उसका इलाज चेकअप करके आए। अगर उसको इलाज की जरूरत है, चाहे वो अस्पताल जाना पड़े, कहाँ भी, सारी रिपोर्ट 20 फरवरी को जमा होगी। तो बात यह है कि ये डील है। आप मुझे बताएं, या तो ये बताएं कि आप अदालतें आजाद है ना, अदालत तो हुक्म किया तो सारा कुछ हो रहा है। अगर वो कहता है मुझे अडयाला जेल भेजें, और अदालत देखती है कि डॉक्टर जो है वो ये एक फैसला करते हैं कि हाँ जी इसका इलाज जो है हॉस्पिटल इधर जेल में नहीं हो सकता, या घर में हो सकता है, अडयाला उधर बंदीगाला या हॉस्पिटल में, तो फौरन चला जाए। हुकूमत नहीं रोकेगी अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म करेगी। ठीक है। तो बात यह है कि इसी का नाम तो है ना, वो देखे, अगर ये अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ कि वो उसकी आंख खराब हो या होता, वो उनकी बहन गई अंदर जेल में, मिल के आई, उन्होंने तो नहीं कहा आंख खराब है। चलें, ये दिसंबर डॉक्टर माहियो हमारे साथ है ना, उनके साथ उनसे पूछ लेते हैं। दिसंबर में तोशाखाना 2 का फैसला, यही वकील 3 घंटे 4 घंटे इमरान खान के साथ रहा, उससे तो बाहर आके नहीं कहा कि इसकी आंख खराब है। और अगर इसमें कोई ऐसी चीज भी आ गई आंख में, देखे बीमार है, तो भाट साहब बाद में नहीं मसला हो सकता? दिसंबर के बाद में मसला नहीं हो सकता? नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ ना, अगर मसला हुआ तो वो डॉक्टर ने अडयाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट है, उसने कहा कि उसके जो वहाँ सुप्रिटेंडेंट का जो अडयाला जेल का डॉक्टर था, उसने कहा बाहर इनको चेकअप कराएं। वो ले गए रात को उनको बाहर, 2 बार चेकअप हुआ। ये अप्रिशिएट करें कि ये नहीं कहा जा रहा, ये वो चले, नहीं मैं है। इन्हें कहता हूँ भट्ट साहब, अब मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ तो कोई नरम गोशा नहीं ना पाया जाता। चलें, ये तो कोशिश कर रहे हैं ना, ये तो कहते हैं हम उनसे बात करेंगे। एक तो आपसे नहीं बात करना चाहते, ये उनसे करना चाहते हैं। आपके यहाँ तो कोई नरम गोशा नहीं पाया जाता कि इनको कोई रिलीफ दिया जाए, कोई बात ऐसे, कोई बात अदालत से बाहर कोई चल रही हो, जो कहते हैं ना डील, वो ऐसी कोई चीज़ आपके यहाँ है? इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, ना इस तरह होगा। देखिए, एक मेरी बात याद रखें उड़ाई साहब, इन्होंने जो किया है ना, अपनी फोर्सेस पे हमला, GHQ पे हमला, उनके अपना कोर कमांडर के घर पे हमला, इन्होंने वो जो शोहदा थे उनके वो पुतले सब जलाए, ये इन्होंने जो किया है, ये अपनी फोर्सेस पे हमला किया है। इन्होंने माफी मांगनी है, वहां से मांगे और अदालत में जाएं, अपनी बेगुनाही साबित करें। अगर अदालत इनको अदालत जेल से बाहर लाती है तो हुकूमत का कोई एतराज नहीं है। अब हुकूमत का कोई इनके साथ डील शील करने का ना कोई इरादा है, और ना हुकूमत ना कोई इस तरह की बात करेगी। हाँ, ये 2 साल से इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि मेरी बात सुन ले वो, और उनके साथ में बैठ के कोई बात कर लूं। हुकूमत इस तरह की कोई बात नहीं करेगी। अच्छा हुमायूं साहब, एक तो ये आप ही की स्टेटमेंट है कि मैं इमरान खान साहब का डॉक्टर हूँ, नवाज शरीफ और जरदारी साहब के भी डॉक्टर थे, ये पिम्स में नहीं बल्कि पिम्स के पीछे घर में होते थे, वहाँ पर पता नहीं कौन कौन इनकी खिदमत करता था, ये आपने कहा? मैंने जी ये नहीं कहा कि मैं उनका डॉक्टर हूँ। मैंने बाकी स्टेटमेंट जरूर दी है कि, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ उनकी खिदमत कौन करता था। ये जिया शाहिद साहब का इंटरव्यू है, आप उनसे पूछ लेते। मैंने मतलब है उनका इंटरव्यू आज भी है। अच्छा, उसके अलावा पिछले दिनों एक आपके वो क्या नाम है उनका एंकर पर्सन है, उन्होंने इस पे खबर भी लिखी थी जिसपे उन्होंने कहा था कि मिठाई के साथ पता नहीं क्या लेकर आ जाओ। वो भी आसिफ अली जरदारी साहब के पास वो गए हुए थे, उसमें जाउद्दीन में उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब थे वहां पे, तो उन्होंने भी अपना वो आमिर वतीन साहब ने भी ये कहा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और बाकी रह गई बात नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने अपने 2 दौर में 2 दफा वो जेल गए, दोनों को मिला के टोटल 8 महीने जेल में नहीं काटे। टोटल 8 महीने बाय वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें देख ले, वो जेल में नहीं रहे। ठीक है। नंबर 2, इस दौरान में सारे लोग आते रहे, वो अपनी अपनी जगह पर है सारी चीजें। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनका डॉक्टर हूँ, मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि क्या क्या चीज है। मैं इमरान खान का डॉक्टर हूँ। अब जो सिचुएशन है, अब जिस तरह से डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने दोबारा से उनका तिबी मुआयना किया
और डॉक्टर नदीम कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से जिनको नॉमिनेट किया गया था, अब जो सूरत हाल है उससे आप मुतमईन हैं? जो अब चेकअप हुआ, जिस तरह से बात करवाई गई, जो ब्रीफिंग दी गई, इससे आप मुतमईन हैं? वेरी फेयर, ठीक है। जिस तरीके से ये सारा मैटर हैंडल हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दैट वाज नॉट गुड। अच्छा, जो अगर तो जो मुनीब साहब ने जो अपने इंटरव्यू में कहा हुआ है और जो चीजें बात बताई है, अगर वो सच है तो आई एग्री कि दिस वाज मैन हैंडल्ड बाय पीटीआई एंड ऑफ कोर्स द फैमिली। ये मैं एग्री करता हूँ। क्यों? मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज है इमरान खान की सेहत, मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज है कि वो ठीक हो जाए, उनकी बीनाई वापस आ जाए। अब मेरा जो मसला है, जो मैं समझता हूँ एज अ डॉक्टर, मेरा मसला है, देखिए ऐसा होता है, बात बीमारियां होती हैं, उनको आपने शुरू में मैनेज करना होता है। अगर आप उसमें डिले करते हैं और वो आपके हाथ से निकल जाती है, उसका रिवर्सल बड़ा मुश्किल हो जाता है। CRVO उनमें से एक डिजीज है कि जिसको आपने जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना जल्दी आप उसको प्रोग्रेशन से रोकेंगे और रिवर्सल आसान है। जितना वो आगे चला जाता है उतना वो प्रोग्रेस, उतना वो रिवर्स नहीं हो सकता। वो बेहतर हो सकता है लेकिन एक खास हद तक बेहतर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और ये जो पहले जो डॉक्टर साहब थे, जो पिम्स में थे, डॉक्टर आरिफ, जो उनकी रिपोर्ट थी और उन्होंने इमरान खान को बताया था कि आओ मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट करता हूँ। क्यों? तुम्हारी जो राइट आई की आई साइड है वो 6/36 है, मीन्स 85% नीचे हो चुकी है। 6/36 ये टेक्निकल टर्म है, उसको अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो कहते हैं 85% आंख की बीनाई जा चुकी है। फिर उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट सही किया। ट्रीटमेंट anti-VEGF की ट्रीटमेंट होती है। आई एम नॉट अ आई स्पेशलिस्ट बट आई बीइंग अ डॉक्टर, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, मुझे इल्म है। उसके बाद जो सारी चीजें हैं वो अपनी जगह, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी आंख की बीनाई है वो 6/24 आई है, मीन्स के अभी भी 75% रिकवरी 75% नहीं है, वो 75% कम है। सिर्फ 10% इम्प्रूव हुई है, 15% से 25% पे चली गई है। अब उनका दूसरा ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद देखेंगे। लेकिन ठीक है। अब सारी मैं चीजों में आपकी जो बात समझा हूँ, अभी आप डॉक्टर हुमायूं मेमन जो कह रहे हैं कि अभी भी जो सारी सिचुएशन है उसमें भी आपको लगता है 75% उनकी मुतासिर हुई है बिनाई? मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता नहीं है सर। ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अभी उनकी जो आई साइड है अनएडेड आई साइड, ठीक है। और आखिरी कमेंट सिर्फ ये कर दें कि इससे आपकी पार्टी को तसल्ली बख्श करार दे रही है। देखिए इस तरह है कि जो ट्रीटमेंट हुई है, और जिसके बारे में जो मेडिसिन जिस लिहाज से है, वो मेडिसिन, वो ट्रीटमेंट, ये इसी तरह ही होता है। लेकिन इसमें एक दो प्रॉब्लम है। इसमें बाज दफा खाली anti-VEGF की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें बाज दफा लेजर की भी जरूरत पड़ती है। आपको लेजर से अंदर मैक्युला के सामने जो चीजें, जो वैसे ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ठीक हो गया। मैं मुझे ब्रेक पे जाना है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो हॉकी टीम की बात करेंगे। हॉकी टीम के साथ क्या सलूक हुआ जब वो वापस आए, यहाँ पर अब हॉकी मैनेजमेंट में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, इन सब पे बात करेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, लेकिन इसके साथ सलूक क्या हुआ? दौरा ऑस्ट्रेलिया था, आप सब ने वो खबरें देखी कि किस तरह से पाकिस्तान की जो टीम है वो किस तरह से उन्हें सड़कों पर रहना पड़ा, अपने बर्तन खुद धोने पड़े, खुद नाश्ता बनाना पड़ा। लेकिन अब जब इस तरह के हालात होंगे तो क्या होगा? फिर मोहसिन नकवी साहब इसमें आए, उन्होंने मुलाकात की खिलाड़ियों से, टीम से, उसके बाद उन्होंने कुछ ऐलानात किए। तो आज के जो सेगमेंट में उसी में हमने अमाद शकील भट्ट साहब जो कप्तान है पाकिस्तान हॉकी टीम के, उन्हें मदऊ किया है। उनके साथ हनान शाहिद साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। हमने बड़ी कोशिश की कि तारिक भुट्टी साहब जिन्होंने कमिटमेंट भी की लेकिन वो इस सेगमेंट का हिस्सा ना बन सके, उन्होंने कमिटमेंट करके उसके बाद रब्ता जो है उनके साथ ना हो सका। मुसलसल हमारी टीम रब्ता करती रही। अमाद शकील भट्ट साहब ये बताएं कि ये पहले तो ये बताएं कि जो मसाइल हैं ये तो हमने सुने, देखे, वीडियोज़, एयरपोर्ट पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, लेकिन मेरी दिलचस्पी थोड़ी सी ज़्यादा इस बात पे है कि जो ये भुट्टी साहब हैं ये कब बने थे सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, और इन्होंने जाते जाते जो अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आप पे पाबंदी भी लगा दी थी 2 साल की, तो वो क्या मामलात थे? मैं ज़रा उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई, आपका शुक्रिया, आपने अपने शो में जो बुलाया। पहले तो मैं इनकी बात के जवाब देता हूँ। आपने कमिटमेंट की बात की, कमिटमेंट करके वो नहीं आए, तो हमारे साथ भी ना हॉकी टीम में सेम यही सिचुएशन होती रही है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि कमिटमेंट्स करके ना तो वो बड़ी जल्दी यू टर्न ले लेते थे। तो हमारे बड़े हैं, कोई हमारा उनसे कोई ज़ाती कोई
खिलाफ ही नहीं है, कोई ज़ाती हमारा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। तो उनको पहले स्टार्टिंग में यही चीज़ें बताई गई थी। इन्होंने 4 समाला पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का 2024 1 जनवरी को ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे इनवार उल हक काकड़ साहब, तो उनके टेन्योर में इनको पाकिस्तान हॉकी का जो चार्ज दिया गया। तो जब फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात हुई, बातें सारी चीज़ें की गई, तो इन्होंने कहा कि मैं हॉकी को बिल्कुल ना, ये हॉकी का साल है। इनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर है कि ये हॉकी का साल है। ये आपकी हॉकी पहली चेंज मीटिंग कर की दूं। बात बता रहे हैं आप? जी पहली मीटिंग अच्छा। बता रहे हैं कि ये बच्चों, ये हॉकी का साल है, मैं हॉकी में ना इतना कि चेंज ले आऊँगा कि आप लोग बच्चे, आपको लीग्स खेलने का जो है वो टाइम नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को इतना बिजी कर दूंगा, कैजुअल इतना बिजी कर दूंगा, डोमेस्टिक हॉकी को और इंटरनेशनल एक्टिविटीज आप कितनी कर देंगे कि आपकी रैंकिंग भी उससे बेहतर हो जाएगी, तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़कों ने, जैसी मेरी टीम ने एफर्ट की, ये सारी मैं समझता हूँ कि मेरी टीम की कंबाइन एफर्ट है टोटली। मैं जितना क्रेडिट देता हूँ अपनी टीम को देता हूँ, मेरे लड़कों ने बहुत एफर्ट किया एंड तक। बिना फैसिलिटी, मैंने फेसबुक पे, मैंने ट्विटर पे भी सारा कुछ ट्वीट किया कि विदाउट फैसिलिटी, विदाउट ग्लैमर, विदाउट ये मीडिया के, हमने एंड तक जाके एफर्ट की। ग्राउंड में 3-3 घंटे 3-3 सेशन किए हैं एक दिन में। किसके लिए? कि सिर्फ हॉकी डाउन हो गई थी, उसको बेहतर करने के लिए। और पाकिस्तान की हॉकी का जो नाम इतना खराब हुआ है वर्ल्ड में, उसको हमने ठीक करना है। नहीं, एक बात मैं 2024 में अहमद हमने भट्ट साहब, ये जो तारिक बुख्ती साहब थे, इनका हॉकी के हवाले से तजर्बा क्या था? उन्होंने बताया होगा ना आपको पहली मीटिंग में कि मेरा बैकग्राउंड ये है, या आपने डेफिनेटली आप प्लेयर्स ने कोशिश की होगी कि इनका हॉकी से ताल्लुक क्या था? क्या ये प्लेयर रह चुके हैं? क्या था इनका ताल्लुक? मुझे कोई इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता। मैं सिर्फ इनके साथ एक मीटिंग में गया था, जो इजलास हुआ था, जिसके चेयरमैन थे मस्ती खेल साहब। मैं उस इजलास में गया, तो मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बात को एक नोट पे बताना चाहूँगा कि मस्ती खेल साहब ने इनसे सवाल किया कि जी बुख्ती साहब आप बताएं, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं। तो उन्होंने सीट से उठ के अपना इंट्रोडक्शन करवाया। जो मुझे याद है कि मेरा नाम तारिक बुख्ती है, मैं कोयटा बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ, और मैं लॉरेंस कॉलेज से मैंने वो ग्रेजुएशन की है। कुछ अरसे के लिए मैं बाहर भी चला गया था, और मरी लॉरेंस कॉलेज के अंदर ही कोई छोटी सी ग्राउंड है, मैंने सारी हॉकी वहाँ पे खेली है। अच्छा, सिर्फ वो लॉरेंस कॉलेज के अंदर ही मुझे खेला है नहीं सारा समझ उन्होंने आती। हॉकी? जी ये लॉरेंस कॉलेज के अंदर ही हुई है जो हुआ सारा कुछ। ठीक है, ये तो आपका मैं तारुफ समझता हूँ हुआ कि इस तरह से उनके साथ कि भाई ये उनका हॉकी तारुफ का हुआ, ये एक्सपीरियंस पहला। था। तो उसके बाद हमें पता चला कि ये जो है हमारे प्रेसिडेंट है। सही है। और ये जो बात है कि राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर हैं, बड़े तगड़े वज़ीर हैं, वो कहते हैं कि मैंने 2-3 मरतबा हटाने की कोशिश की, यानी वो आप लोगों के मामलात बेहतर करना चाह रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं हटा नहीं सका, यानी मैं कोशिश के बावजूद इनको नहीं कर सका। तो इसमें कोई कानूनी आइनी ज़ाब्ता आता है कि जिसमें हटा नहीं पाते, या क्या मतलब? और मुझे तो ये भी पता चला, मेरे सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ये तो खिलाड़ियों को धमकी वगैरह भी देते थे कि मुझे कोई नहीं हटा सकता। बुख्ती साहब की बात कर रहा हूँ। बुख्ती साहब ने बाकी जो जितनी बातें, जो हमारे राणा साहब हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब हैं, जो उन्होंने बातें की, अगर उन्होंने कोशिश की है तो उसके बावजूद अगर वो नहीं हटा सके होते तो उन्होंने इसीलिए की हैं। ये उनके अपने मामलात हैं। बाकी जो बात आपने की कि बुख्ती साहब ने ज़रूर प्लेयर्स के साथ ऐसी बात की है कि लाइक जब मैं चाहूँगा मैं खुद छोड़ के जाऊँगा, मुझे कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि अच्छा, मैं जो आया हूँ, मैं पूरी पावर के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ आया हूँ, और जब मेरा दिल करेगा मैं तब जाऊँगा, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। ओके। तो ये प्लेयर्स के साथ काफ़ी बात की है। ठीक है, ठीक है। अमाद हमारे साथ ही रहिएगा। मैं हनान शाहिद भी, जो हमारे नेशनल प्लेयर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। हनान, मुझे सिर्फ थोड़ा सा, ये सारे वाक़यात तो हमने सुन लिए ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, ये वो, अब कौम जानना चाहती है कि ज़िम्मेदार कौन है, यानी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, बराह रास्त ज़िम्मेदार कौन है ये जिस सवाल पे हम खड़े हुए हैं? करता हूँ कि आपने मुझे और अमाद को लाइन पे लिया ताकि हम ये इस मसले को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकें। जी हमें एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक हम ऑस्ट्रेलिया थे, मैं एक्चुअली पहले आ गया था क्योंकि मुझे इंटरव्यू हो गई थी, लेकिन जितनी देर तक मैं ऑस्ट्रेलिया था टीम के साथ, मुझे एक्चुअली बिल्कुल पता नहीं लग रहा था कि एक्चुअली कसूरवार है कौन। क्योंकि जब हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से बात करते थे तो वो कहते थे कि हमें फंड्स नहीं दिए गए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, और अगर दिए भी टाइम पे फंड्स नहीं दिए गए, जिसकी वजह से हम होटलिंग नहीं करवा सके और यहाँ पर आपको फैसिलिटेट नहीं कर सके, और अगर दिए भी गए हैं तो उन्होंने जितने हमने मांगे थे उतने नहीं दिए गए। लेकिन बाद में पता चलता है कि जब जो चेक आपने भी अपने तवज्जुह से दिखाया होगा लोगों को, जो चेक बहुत वायरल हो रहा है कि 1 करोड़
पता नहीं इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 5-10 लाख का चेक है, वो उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दिया। ये जो उनका चेक है पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए जो जिनके अंदर उन्होंने होटलिंग करनी। तो मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने चेक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हैंड ओवर कर दिया था, तो फिर हमें चाहिए था, हमारे फेडरेशन को चाहिए था कि वो इसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर दे और नेशनल टीम को का ख्याल रख दे। अगर वहाँ पर नहीं ख्याल रखा गया प्रॉपर वे के अंदर, तो फिर आपको तो ये क्लैरिफाई हो चुका है जब स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा कि हमने ठीक है। तो ये सारी बातें सच हैं कि वहाँ पर आप लोग कई घंटे सड़कों पर खवार होते रहे, आप लोगों ने अपने नाश्ते खाने खुद बनाए, बर्तन धोते रहे, ये सारी बातें सच हैं? सर जी बिल्कुल 100% ये बातें सच हैं। जब हम सिडनी एयरपोर्ट पे गए थे, वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी आई, उन्होंने हमें अपनी ज़ाती पर्सनल गाड़ियों में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, जब हम टीम कहीं ट्रैवल करती है, जब टीम कहीं ट्रैवल करती है तो आपको पता है कि एक प्रॉपर बस आती है जो कि जो टीम पूरी है उसको साथ इकट्ठे रखते हैं। तो लेकिन अगर प्राइवेट कार्स में हम जा रहे हैं, पाकिस्तान कम्युनिटी हमें लेके गई अपनी प्राइवेट कार्स में, एक रेस्टोरेंट पे हमने खाना खाया है, सर आपको खाना खाने में पाकिस्तान में कितना का टाइम लग जाता है? कोई घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा सर। उसके बाद से आप इनके खुद ही बकौल के जो एयरपोर्ट है वो 4-5 बजे सुबह खुलता है, 10 बजे एयरपोर्ट 11 बजे बंद हो जाता है सिडनी का। तो सर 7-8 घंटे आप मुझे बताएं, 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, ये खुद ही आप अगर कैलकुलेशन कर ले तो 7 घंटे बनते हैं। एयरपोर्ट तो सर खुला ही नहीं हुआ था, तो हम ऑब्वियसली सड़कों पे जाना था ना हमने, और कहाँ पर जाना था? फिर पाकिस्तान कम्युनिटी हमें ओपरा पार्क में ले गई। उसके बाद आपको पता है जो फ्लाइट आप होती है डोमेस्टिक, उसकी बोर्डिंग खुलती है 2-2.5 घंटे पहले। तो फिर आप इतनी देर क्या करते रहे? इतनी देर क्या करते रहे आप लोग? सर हम उधर ओपरा हाउस था, वहाँ पर गए हैं। ओपरा हाउस आपको पता है रात को 12 बजे किसने खोला होना था? 11 बजे। तो वहाँ पर हमने बस वॉक ही किया है, बाकी जो जहाँ पर जगह बंद ओपरा हाउस को देखते रहे इतनी देर? जी हमने देखा है माशाल्लाह, बड़ा हमने कोशिश बड़ी की है कि ओपरा हाउस खोल दिया जाए, पर नहीं खोला गया। ओपरा हाउस वो पाकिस्तान में बना भी सकते हैं जितनी देर हमने चले हनान, ये तो ऑन अ लाइटर नोट, अल्लाह हालात बेहतर करे। आपका शुक्रिया। मैं अमाद भट्ट साहब आपसे ज़रा सवाल ये पूछना है, फिर मोहसिन नकवी साहब से आपकी कल मुलाकात हुई, अब जो आगे आप इजिप्ट जा रहे हैं, आपके जो हालात हैं हॉकी टीम के, किस देख रहे हैं चीज़ें बेहतर होंगी, क्या यकीन दहानी करवाई गई है आपको? जी मैं मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पीसीबी और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि जैसा उन्होंने इकदाम किया, उन्होंने मेरी एक मेरे मैसेज पे, मेरी एक कॉल पे पूरी टीम को बुलाया और लड़कों की हौसला अफजाई की, और जो हमारे उन्होंने चेक अनाउंस किए होते 10-10 लाख के, वो कल लड़कों को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा कि कोई बैन नहीं, आप पे जो बातें चल रही थी कि आपका नाम डाल दिया ईसीएल में, कोई चीज नहीं, कोई चक्कर नहीं है। नहीं, आपको ये भी किसी ने कहा कि आपका नाम ईसीएल पे पाबंदी का तो मुझे पता चला था। सारे मैं देखूंगा क्या आप पे और अभी सुनने में ये आ रहा है कि हमारे नए प्रेसिडेंट जो है, नहीं अमाद भट्ट साहब, ये आपको ईसीएल वाली बात किसने कही थी कि आपका नाम ईसीएल पे डाल दिया गया? ये सुबह वीडियो आई है, ये वीडियो मेरे पास मौजूद है। ये सुबह तारिक बुगटी साहब ने, ये तारिक बुगटी साहब, उनकी वीडियो है। उन्होंने अपने बयान में कहा वीडियो में कि जी मैं इस बच्चे को, इस बच्चे को नहीं, तकरीबन 4-5 और बच्चे हैं, बैन सिर्फ मुझ पे लगाया है, तो बाकी 4-5 और बच्चे हैं, मैं इनको मुल्क से भी बाहर नहीं जाने दूंगा। तो फिर आपने वजीर दाखिला से पूछा कि मेरा नाम भी उन्होंने बुगटी साहब ने ईसीएल में डाल दिया है, वो तो उस पर क्या जवाब आया? मैंने यही कहा, मैंने नकवी साहब से यही कहा, चेयरमैन साहब से, कि सर मेरा नाम ईसीएल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा बेटा ईसीएल में भी नाम मैंने डालना है, वो अथॉरिटी मेरे पास है, और बैन भी अगर लगाना है तो वही मैंने लगाना है। तो आप पे ना, आपका नाम ईसीएल में कोई नहीं है, ना आप पे बैन है। ठीक है। अब अमाद भट्ट साहब, आगे क्या चैलेंजेस हैं आपके लिए? क्या सहूलतें बेहतर हुई हैं? ये सारा जो क्राइसिस आया इसके बाद अब क्या चल रहा है? आपका ट्रेनिंग कैंप लाहौर में ऑन हो चुका है, क्या हालात हैं? आज रात से हमारा लाहौर में स्टार्ट हो रहा है, हमारी 12 से 2 बजे तक आज ट्रेनिंग होगी। ठीक है। सहरी से पहले हम फिनिश कर देंगे ट्रेनिंग को। हमारी रिहाइश जो है वो काफ़ी बेहतरीन उन्होंने की है, पाकिस्तान जो है वो पीसीबी ने, क्रिकेट बोर्ड ने। मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं, जो है वो वीज़ा प्रोसेस, फ्लाइट, सारी अच्छी चीज़ें जो है वो अच्छी की तरफ, बेहतरी की तरफ जा रही। और आपकी जो, पहले तो आप लोग मायूस होंगे, दिल टूटे हुए होंगे कि पाकिस्तान हॉकी का कोई पुरसाने हाल नहीं। ये इससे पहले भी आपने हालात देखे हैं? ये कि ऑस्ट्रेलिया वाला पहला वाक़या है कि इससे पहले भी इस तरह होता रहा है सलूक आपसे? आप बोले इस मरतबा, फटे इस मरतबा? काफ़ी देर हमने इस चीज़ का वेट किया। मैं समझता हूँ कि हमें ना खुद, मुझे शर्मिंदगी होती है इस चीज़ पे कि मैंने इस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का बड़ा साथ दिया था। ये जो काम कर रहे थे लोग, ये जो अभी फारिग किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, हमने बहुत जगह इनको ना सेव किया है कि जैसे ये बयानबाजी करवाते थे हमसे बोल के, उसके बाद हमें थ्रेट्स भी आते थे कि
अगर कोई बयान देगा या मीडिया से बात करेगा तो PHF के कोड ऑफ कंडक्ट की तरह आपको बैन कर दिया जाएगा या आपको ऐसे कर देंगे, टीम से निकाल देंगे। तो हर बंदे की ख्वाहिश यही होती है कि यार मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं, मुल्क के लिए जितनी एफर्ट हो सकती है मैं करूं, कोई भी टीम से बाहर नहीं होना चाहता, ठीक है। क्योंकि एक बड़े एजाज की बात है, आपको तो पता है। आप इतना अर्सा फिर खामोश रहे इस वजह से? हमने बड़ा वेट किया और हमने इनको साथ साथ कहते भी रहे, हम खामोशी के साथ साथ हमने कहा भी हॉकी फेडरेशन को और अपनी मैनेजमेंट को कि प्लीज ये चीजें बेहतर करें। और मैंने ये लास्ट टाइम जो मेरी मैनेजमेंट से बात हुई है, मैंने इनको यही बात कही कि ये वक्त भी आप लेके आए हैं, हमने कभी नहीं बोलना था, आज भी ये वक्त आप लेके आए हैं, आपने हमें मजबूर किया। आपके गोल क्या हैं आगे? कौन से इवेंट्स बड़े आ रहे हैं जिनकी तरफ आपकी नज़र है? परफॉर्मेंस पे आप तवज्जो दे रहे हैं चीज़ों पे, और मुझे पता चला कि कोच भी जो आपके गैर मुल्की कोच हैं शायद उनको भी अपॉइंट किया जा रहा है। क्या हालात हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं? जी, फॉरनर कोच को हायर किया जा रहा है, रोलैंड ओल्डमैन्स। काफ़ी एक दुनिया में उनका नाम है, पहले भी हमारी टीम के साथ काम कर चुके हैं 2018 में। मैं समझता हूँ कि जो एम है हमारा इस वक्त, हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड है मिस्र में, उस पर पूरा फोकस है हमारा इंशाल्लाह कि हम जो वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई करें और पाकिस्तान को एक तोहफा दें। उसके बाद हमारा जून में बेल्जियम प्रो लीग का 3rd एडिशन है। उसके बाद बिल्कुल 4th एडिशन हमारा इंग्लैंड में है, जिसमें हमने इंडिया और इंग्लैंड के साथ मैचेस खेलने हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट राउंड है हमारे लिए, जो 4th राउंड हमारा होगा इंग्लैंड में। उसके बाद हमने खेलनी है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, फिर हमारी एशियन गेम है। एंड एशियन गेम इज़ वन ऑफ द लाइक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट फॉर पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए, कि हम अगर जो एशिया की टीम है एक एशियन गेम में जो चैंपियन है ओनली वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता है। और LA ओलंपिक्स हो रहा है 2028 में लॉस एंजलिस में। मैं समझता हूँ कि 2 बार हम ओलंपिक से बाहर हैं, 1 बार हम वर्ल्ड कप से बाहर हैं, तो ये हमारे पास एक बहुत ही समझ लेके तगड़ा मौका है। और मेरी टीम इस वक्त, तो आपकी नज़रें ओलंपिक पे हैं। ठीक है अहमद भाट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान का हॉकी, लेकिन उसके साथ हुआ क्या, और ये सब अब लोग जो बेहतरी की तवक्को कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हॉकी के भी और पाकिस्तान के भी अच्छे दिन आए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।